पहले तो मैं ने श्री शिवराज जी के साथ साथ रमन सिंह जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ साथ आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उन्होंने पहली बार एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एक तरह से राजनीति में उन्होंने एक इतिहास बनाया, उनको मैंने खुद फोन करके बधाई दी है। दूसरी बात यह है कि देश एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प की ओर आगे बढ़ रहा है और उसमें दोनों ही शुभ संकेत हैं। माने कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना और एक नए राजनीतिक विकल्प का भी उभरना, मैं इन दोनों को दो तरह से शुभ दिशाओं में मानता हूं। लोगों ने सोचा था कि लोग जो है जन आंदोलनों को नकार देंगे। भाई अरविंद केजरीवाल ने पुरुषार्थ करके तमाम चुनौतियों और संघर्षों के बीच में एक मुकाम हासिल किया है। विश्वास करने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन तख्त पर बैठे लोगों को उन्होंने हिला के रख दिया है। कांग्रेस ने जनादेश खो दिया है, राहुल गांधी को देश ने नकार दिया है। इसलिए यूपीए के जो घटक दल उनके साथ जुड़े हैं वक्त रहते उनको भी सबक लेना चाहिए और इस कांग्रेस की जनविरोधी राष्ट्र विरोधी नीतियों के कारण से जो अविश्वास उसके प्रति पैदा हुआ है, उस गुस्से के शिकार वो ना बने, इसलिए उनके लिए भी एक सबब है ये। और बहुत कुछ आगे भारतीय राजनीति में घटित होने वाला उसका ये संकेत भर है। नरेंद्र मोदी जी के कारण से ही राजस्थान में भाजपा ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। माना वसुंधरा जी में एक करिश्माई व्यक्तित्व है, लेकिन यदि मोदी जी ना होते तो आज ये ऐतिहासिक जीत ना होती। और ये देखो, एक जीत में एक कांग्रेस के खिलाफ लोगों का जनाक्रोश, और उसमें मोदी जी एक फैक्टर है, बीजेपी एक फैक्टर है। और मैंने कहा मुझ जैसे ऐसे लोग जिन्होंने एक ही काम किया कि कांग्रेस ने जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पाप किया उसके प्रति लोगों में एक जागरूकता पैदा की। मैंने स्वयं 118 विधानसभा की सीटों पर सभाएं की और लोगों को जगाया। तो ये कलेक्टिव क्रेडिट वाली बात है और इसमें नरेंद्र मोदी एक हीरो बनकर के उभरे हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। यदि आदरणीय मोदी जी ना होते तो शायद 10 से ज्यादा सीट पाना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। लास्ट टाइम पर इन्होंने अपनी लीडरशिप को चेंज किया। शायद इनकी जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह हालात हो जाती, तो जो सुधार हुआ है दिल्ली में वो मोदी जी के कारण से हुआ है। छत्तीसगढ़ में यदि विजय हुई है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय मोदी जी को है। और राजस्थान में भी हालात बहुत कुछ उन्होंने बदले हैं और मध्य प्रदेश में भी मोदी जी का योगदान है। मुझे लगता है हमें एक तरफा किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मोदी जी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है उसको देश स्वीकार कर रहा है, तो हमें उसमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए किसी को क्रेडिट देने में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है और उसमें ऐतिहासिक विजय उन्होंने हासिल की है, उसको नकारना नहीं चाहिए। देखिए, अभी दिल्ली में कोई बीजेपी हार गई होती या उसकी कम सीटें आती सबसे, तो ये बात बनती थी। बात यह है कि राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को इसने नकार दिया है। फूड सिक्योरिटी बिल जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको नकार दिया है। चुनाव के से ऐन वक्त पहले जो राजस्थान में जो तरह तरह के प्रलोभन दिए उसको नकार दिया है। अब ये कांग्रेस के खात्मे का भ्रष्टाचार और घोटालों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हाशिए पर आ गया है। जहां जहां राहुल गांधी पिछले 10 सालों में गए हैं वहां वहां कांग्रेस की महापराजय हुई है। कांग्रेस की जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों, उनके भ्रष्टाचार और घोटालों के वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा जनाक्रोश, एक ऐसा गुस्सा पैदा किया है, वो इस समय वोट के रूप में तब्दील हुआ है। कांग्रेस राजनीति के एक डूबते हुए जहाज की तरह बन चुका है। यूपीए के जो भी घटक दल अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, अपनी पार्टी के हित में और राष्ट्र हित में, उनको जितना जल्दी हो सके कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या कर दी है। लोकतंत्र को लूटतंत्र, भ्रष्टतंत्र बना दिया है। संविधान का गला घोट करके रख दिया है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसकी इन चारों राज्यों में महापराजय हुई है और आने वाले लोकसभा में उसको 100 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं और मोदी और उनके समर्थकों को 300 या उससे अधिक सीटें मिलने वाली हैं। ऐसे में भारतीय राजनीति एक शुभ दिशा में आगे बढ़ रही है।
आपने भी पहली बार 25 से 30 सीटों के बीच में जो विजय हासिल की है, यह अपने आप में एक इतिहास है। मैंने आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस जीत के लिए बधाई भी दी कि पहली बार में उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। आदरणीय रमन सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है जीत की हैट्रिक लगा करके, और वसुंधरा राजे जी ने, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जहां बीजेपी की हालत बहुत खस्ता थी, वहां पर आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और बीजेपी की जो सामूहिक उसकी चुनौती को स्वीकार करने की और उस संघर्ष की उस भावना ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं स्वयं 118 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर गया और लाखों कार्यकर्ता सब जगह लगे रहे कि कांग्रेस, क्योंकि आज इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अब उसका सत्ता से पत्ता साफ होना जरूरी है, तो ही देश को इंसाफ मिलेगा। इसलिए हम जहां जहां गए वहां 95% कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस ने जिस तरह से जन आंदोलनों के साथ क्रूरता का बर्ताव किया, चाहे वो 4 जून की रात हो या उनका हर मामले में जो अहंकार से सिर उठा हुआ दिखता था, और अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की जीत, और उसमें मोदी जी का करिश्माई व्यक्तित्व, और क्योंकि एक खानदान की पार्टी नहीं, इसमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का राजनीति में इतना बड़ा ऊंचा कद है कि उसके सामने मध्य प्रदेश के दूसरे नेता बोने से अदने से नजर आते हैं। इसी तरह से डॉक्टर रमन सिंह हो या वसुंधरा राजे, दिल्ली के डॉक्टर हर्षवर्धन, उनमें एक काबिलियत है, उनमें करिश्माई व्यक्तित्व है। राहुल गांधी जी के अंदर व्यक्तित्व की बात यदि की जाए, नेतृत्व की बात की जाए, तो एक एमएलए एमपी जैसा उनका चरित्र है, एक राष्ट्रीय चरित्र उनमें विकसित नहीं हो पाया है। और इसी से ये लोकसभा का तो सेमीफाइनल है ही। अब कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं करेगी और रटे रटाए जवाब देगी, और वो रटे रटाए जवाब हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं की सुबह से सुन रहे हैं। देश के लोगों ने जता दिया है ये देश किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं, अब देश के 125 करोड़ लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। योग का सिद्धांत है कि आदमी को पराजय में विचलित नहीं होना चाहिए और विजय में भी हौसलिक होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि मैं नहीं, इस देश के 125 करोड़ लोगों के चेहरों पर खुशियां इसलिए हैं कि लोगों ने मान लिया था कि देश में कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन अब लोगों में भरोसा जगा है, विश्वास जगा है। जो अविश्वास का प्रश्न था उसकी जगह पर कि अब बहुत कुछ बदला जा सकता है, और यहाँ तक कि सब कुछ बदला जा सकता है। कांग्रेस में एक अहंकार आ गया था कि हमको कोई हरा नहीं सकता, लोग भी मान बैठे थे कि 125 साल पुरानी पार्टी, इसको कोई हरा नहीं सकता। अब लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया। और तीसरा प्रश्न ये था लोगों के मन में कि शायद जन आंदोलनों की भूमिका, मीडिया ने भी इस बात को कई बार उठाया कि अब खत्म सी हो गई है, लेकिन अब जन आंदोलन हो या जन आंदोलन जो पार्टी के रूप में तब्दील हो चुके हैं, नए राजनीतिक विकल्प का भी देश स्वागत कर रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में बहुत कुछ देश के सामने आया। इसमें कई कारण हैं। आदरणीय अन्ना हजारे जी भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हो पाए, और हमने भी प्रत्यक्ष रूप से उनको आशीर्वाद नहीं दिया, ये सत्य है। लेकिन हृदय से आज भी उनके प्रति हमारी सद्भावनाएं हैं। मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ साथ भाई शिवराज सिंह चौहान जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ साथ आदरणीय केजरीवाल जी को भी फोन पर मैंने बधाई दी, और सार्वजनिक तौर पर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि चारों तरफ से बहुत सी चुनौतियां उनके सामने थी, और उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, माने राजनीति उनको सियासत विरासत में नहीं मिली थी। उसके बावजूद भी उन्होंने जो कुछ किया, और राजनीति में एक स्थापित व्यक्तित्व शीला दीक्षित जैसा एक ऐसा बड़ा आभामंडल जिसका था, उसको उन्होंने शिकस्त दे करके अपने आप को साबित किया। ये बात अलग है कि आदरणीय अन्ना हजारे जी या बाबा रामदेव प्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल जी को साथ देते तो स्पष्ट बहुमत से वो सरकार बनाते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभा मंडल बहुत बड़ा है, और आपने सर्वे में भी ये देखा, देश की देखो लोकतंत्र जनभावनाओं के अनुरूप चलता है। जिन लोगों ने श्री केजरीवाल जी को वोट किया वो भी कह रहे हैं भाई हम केंद्र में तो मोदी जी को वोट करेंगे।
मुझे तो लगता है कि आदरणीय केजरीवाल जी को भी, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पवित्र है। अभी चाहे आप पार्टी में बात की जाए तो इसके भी जो नेतृत्व में लोग हैं वो बड़े हिम्मत वाले और उनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं है। तो लगता है कि केजरीवाल जी को भी दोबारा से इस बारे में सोचना चाहिए। हम मिल बैठ करके दोबारा से विचार करेंगे। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ 600 जिलों में 5000 तहसीलों में लाखों गाँव में एक संगठन है और आदरणीय मोदी जी का जो हमने समर्थन दिया हो, मुद्दों के आधार पर दिया हो, पूरी तरह से सहमत है। जहां तक पॉलिसीज का प्रश्न है, कई चरणों में उनसे बात की और मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे 3 मुख्य मुद्दे हैं, कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सीबीआई की स्वायत्तता से लेकर के कैग, चुनाव आयोग और सीबीसी के जो प्रमुख है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, निष्कासन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, एक मजबूत लोकपाल बने, इसको मोदी जी पहले ही संसद के सत्र में ठीक कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, कालाधन वापस लाने की प्रक्रिया संसद के पहले ही सत्र से, माने मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन से 100 दिन के अंदर कालाधन वापस आना शुरू हो जाएगा। 100 लाख रुपए बाहर है, 900 लाख रुपए देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे देश में टैक्सेशन की समस्या, माने ज्यादा टैक्स होने से देश की प्रजा जो गरीब हो रही है, डीजल पेट्रोल दुगने मूल्य पर मिल रहा है, महंगाई अपने आप कम होगी। कालाधन के साइड इफेक्ट है ये महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। तो मेरा कहने का मतलब है 100 दिन में मोदी जी काले धन पर काम करेंगे, एक ही दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की शिक्षा, चिकित्सा, कानून, स्वदेशी की व्यवस्थाओं पर वो पहल करेंगे। मैंने देश में कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जो अपेक्षाएं जगाई है वो अपेक्षाएं पूरी हो। हमारे लिए ना एमएलए, ना एमपी, ना सीएम, पीएम बनना मकसद है। हमारे लिए मकसद देश है और देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले और भारत में जो सामर्थ्य है उस अपने सामर्थ्य के द्वारा भारत विश्व के आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बने। इसके लिए राजनीति से निरपेक्ष रह करके एक सामाजिक रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप करना, आध्यात्मिक रूप से राजनीति को शिष्टता के मार्ग पर लाना, यह हमारा मकसद रहेगा। हमारी भूमिका साफ है। ना हमने पहले कोई चुनाव लड़ा, न किसी पार्टी के हम मेंबर हैं, न आगे किसी पार्टी के मेंबर होंगे, ना कोई चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने देश का विश्वास खो दिया है और कांग्रेस की गलत नीतियां, गलत नीयत, गलत नेतृत्व जिन्होंने राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया था, उनके लिए एक ये सबक है। और मैं इस बात के लिए पहली बार आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी को संयुक्त रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिद्दत के साथ अपनी हार स्वीकार की। बात अब दिल्ली पर आती है। हार माने आप सोचिए, माने 10 से भी कम सीटें दिल्ली में, 25 के करीब सीटें राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी महापराजय, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस के बहुत से नेता जिनकी हत्या हुई उसको भी, वो उस इमोशनल मुद्दे को भी भुना न पाए। इतना सब कुछ होने के बाद एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आदरणीय केजरीवाल जी को मैंने सबसे पहले आज बधाई दी, उसके बाद रमन सिंह जी को, आदरणीय शिवराज जी और हर्षवर्धन जी को भी मैंने बधाई दी थी। आदरणीय केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति में एक इतिहास बना दिया है और जिस तरह से इन्होंने अपनी रणनीति बनाई ट्रेडिशनल तरीके से हट करके कि मात्र भीड़ों से ही भारतीय राजनीति को नहीं बदला जा सकता। आम आदमी पार्टी ने कोई बड़ी रैली नहीं की, घर घर जाकर के जो इन्होंने काम किया और लोगों में जो अपेक्षाएं जगाई और लोगों ने इन पर जो भरोसा किया, ये भारतीय राजनीति एक नई करवट ले रही है, ये संकेत देता है। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय राजनीति में 3 चीजें प्रतिष्ठित हो गई थी। एक, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, कांग्रेसी कहते थे हमको कोई नहीं हटा सकता या उनको नहीं हटाया जा सकता, कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं उनकी ताकत को देख करके। तीसरी बात यह थी कि अब जन आंदोलनों की कोई भूमिका नहीं, अथवा जन आंदोलन जो पार्टी बन गई उनकी कोई भूमिका नहीं। इन सारी बातों को देश के लोगों ने नकार दिया। जहां तक हमारी भूमिका है, धर्म सत्ता और अध्यात्म सत्ता ने राजनीतिक सत्ता के साथ में हमेशा मिलकर के इस देश के अभ्युदय निश्रेयस को, माने भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को सिद्ध किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था ना एमएलए, ना एमपी, ना सीएम, ना पीएम बनना, लेकिन देश को बनाना है और भ्रष्टाचार मिटाना है, काला धन लाना है, इस देश को परम वैभवशाली बनाना है, जो भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करना है, इसको अन्यायपूर्ण व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाना है। प्रश्न यहां पर हार और जीत का नहीं है, प्रश्न यहां पर मुद्दों का है, मूल्यों का है, नैतिकता का है, देश का है। तो इसमें हार जीत का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह ठीक है कि हमने केजरीवाल जी का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, उसका मूल्यांकन हम ठीक से नहीं कर पाए। यदि आदरणीय अन्ना हजारे जी या बाबा रामदेव
केजरीवाल जी को प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दे देते तो शायद वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेते। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं हृदय से। मेरे सामने दो प्रश्न हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा केजरीवाल और एक नया राजनीतिक विकल्प। मैं तो आज भी चाहूंगा, जैसे अभी आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा कि देशभक्त और ईमानदार लोग भी राजनीति कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, देश की जनता ने सिद्ध कर दिया है। तो आदरणीय केजरीवाल जी से भी मैं एक बात को कहना चाहूँगा, आदरणीय मोदी जी भी देशभक्त हैं, वो भी ईमानदार हैं, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, देखो बीजेपी और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर जो मैं कहता हूँ वो शिद्दत के साथ स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी में नीचे के स्तर पर बहुत कुछ गंदा है, उसको साफ करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व में चाहे वो आदरणीय मोदी जी हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हैं, चाहे जेटली जी हैं, ऐसे बहुत से मतलब कम से कम 10-11 लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, चाहे वो हमारे जोशी जी हैं, चाहे अडवाणी जी। शीर्ष नेतृत्व में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। तो ऐसे में केजरीवाल जी को भी क्योंकि पता है कि राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन करना पड़ेगा, तो शायद इस दिशा में सोचना चाहिए कि अच्छे लोग में, जब बुरे लोग देश को लूटने के लिए एक हो सकते हैं तो अच्छे लोग एक क्यों नहीं हो सकते। एक तो होती है बिचौलिए की भूमिका, हम कभी भी किसी काम में बिचौलिए नहीं होना चाहते। हम तो एक दर्शन के आधार पर काम कर रहे हैं, सिद्धांतों, मूल्यों, आदर्शों और विचारधारा, नीतियों और एक सही नेतृत्व देश को मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं एक सीधी सीधी बात कहना चाहूंगा। पहला प्रश्न दिल्ली को लेकर के, उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक यहां पर काम किया, उसके लिए पुनः बधाई उनको। दूसरा देश को लेकर के, देखिए स्टेट लेवल पर काम करना, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना एक अलग बात है। पूरे देश में देखो स्टेट लेवल की पार्टियां जो 20-20, 25-25 सालों से देश में वजूद में हैं, 2-2, 3-3 बार जिनके शासन रहे हैं, चाहे वो आप उड़ीसा को देख लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश को, उत्तर प्रदेश इसकी बहुत बड़ी इसकी प्रयोग भूमि रही है, और महाराष्ट्र से लेकर के और पंजाब तक। एक स्टेट में होना अलग बात है, राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि एक अच्छा नेतृत्व देश को मिले, तो हमको दूसरों की शक्ति को और दूसरों की पवित्रता को भी, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जैसे कहा, और ये बात को मैं आदरणीय अरविंद जी से भी कहूंगा, आदरणीय मोदी जी से भी कहूंगा कि अच्छे लोग क्यों नहीं देश के लिए एक हो सकते। हमारा तो एक ही प्रश्न है, सब एक हो, सब नेक हो, मिलकर के देश बचाए। हम बोलेंगे इस बात को, कहां तक बात आगे बढ़ेगी वो देखा जाएगा, लेकिन हम तो सिद्धांतों की बात जरूर करेंगे। एक तरफ बीजेपी ने पहाड़ जैसा एक व्यक्तित्व, हिमालय जैसा एक व्यक्तित्व खड़ा किया है, दूसरी तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी उनके सामने बहुत अदने से बोने से नजर आते हैं। और इसमें एक और खास बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक शून्य सा क्रिएट हो गया। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि स्टेट इलेक्शंस वहां की लीडरशिप के आधार पर लड़े गए। लीडरशिप तो अशोक गहलोत जी की अच्छी थी, लीडरशिप तो शीला दीक्षित जी की अच्छी थी, लीडरशिप तो जो है ज्योतिरादित्य जी की बहुत अच्छी थी, लीडरशिप की दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की दिक्कत वहां पर आती है, और यही बात कांग्रेस को आड़े आएगी। और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर एक शून्य, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। हमारी प्रॉब्लम जो है नेतृत्व से है। मैं आज फिर कहता हूं आपसे, अभी भी मेरे से कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग मिलते हैं, मैं उनसे कहता हूं देखो भैया हमसे आपकी कोई लड़ाई, मैं यहाँ भी अभी भी नाम लेकर के नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी। और देखो जो निर्णय करना है, जो आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, जो इस देश में गवर्नेंस और इस देश का फ्यूचर जो बिल्डअप करना है, नेशन बिल्डिंग का जो काम करना है, उसको तय दरअसल हाई कमान करता है, उसकी लीडरशिप करती है। तो लीडरशिप से हमको प्रॉब्लम है। यदि आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर सहमत हो जाता है, तो हम खुलेआम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। और उनको, क्योंकि उस पार्टी का 125 वर्ष का इतिहास है, वो यदि थोड़ा सा साहस करे, भ्रष्टाचार के उसको कबूल करे, जो लूटा उसको वापस देश को करे, माने उनको रिटर्न करना पड़ेगा। जो अभी तक काला धन जमा किया है, जो उन्होंने गुनाह किए, उनको कबूल करना एक बात है, और जो लूटा है उसको वापस देना, उसकी वसूली करेंगे। ये दो काम यदि कांग्रेस कर दे और अपनी नीति आगे से ठीक कर ले तो ठीक हो जाएगा। देखो दो बातों से तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व को देश ने स्वीकार किया है, कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। नए राजनीतिक विकल्प की भी देश को तलाश है, और मुझे लगता है बीजेपी पर भी एक अंकुश रखने के लिए ये जरूरी था, और वो देश के लोगों ने कर दिया। हमें जनभावनाओं का आदर करना चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मुझे तो लगता है यदि कांग्रेस अपनी रक्षा करना चाहती है तो ऐसे डर्टी डिपार्टमेंट के 5-7 लोगों तो कांग्रेस से निष्कासित कर देना चाहिए, यदि अपनी आत्मरक्षा करना चाहते हैं। जो रोज एक बयान जारी करके हर दिन लाखों वोट कांग्रेस के काटते हैं,
जो रोज बाबा रामदेव को, मोदी को गाली देते हैं, देशभक्तों को गाली देते हैं, अरविंद केजरीवाल को, अन्ना हजारे को गालियां देते हैं, उनके ऊपर झूठे इल्जाम आरोप लगाते हैं, उनको केसों में फंसाते हैं, वो गिने चुने करीब जो है 10-11 लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस का बंटाधार किया, उनको हटाना पड़ेगा। कांग्रेस को भारतीयता, स्वदेशी के रास्ते पर आना पड़ेगा, और जो मैंने कहा गुनाह किए उनको कबूल करना पड़ेगा, और जो लूटा है वो देश का धन लौटाना पड़ेगा। जो आपने मध्य प्रदेश के एक डायरेक्टिक्स डिपार्टमेंट के व्यक्ति का नाम लिया, उसका नाम मैंने कभी मुंह से नहीं बोला, आज भी नहीं खोलूंगा मुंह। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है, वो व्यक्तिगत तौर पर तो एक इनोसेंट व्यक्ति लगते हैं, लेकिन उनकी चारों तरफ जो चंडाल चौकड़ी है उसने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। हम एक साधु हैं, 2 घंटा बोलते हैं और 1-1 लाख लोगों की सभा को संभाल के रखते हैं, 5-7 मिनट से ज्यादा वो बोल नहीं सकता, और बोलते बोलते आधी भीड़ खिसक जाती है। दरअसल देश को चलाने के लिए जो एक समझ होनी चाहिए, जो एक जज्बा होना चाहिए, जो एक नेतृत्व होना चाहिए, वो दरअसल राहुल गांधी में नहीं है, गॉड गिफ्ट होती है। कुछ लोग जन्म से नेता पैदा होते हैं, कुछ लोग प्रयास करके नेता बन जाते हैं, कुछ लोग थोप दिए जाते हैं, तो थोपा हुआ नेता है। तो ऐसे थोपे हुए नेता वो देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप देखना, शेयर मार्केट से लेकर के, निफ्टी से लेकर के पूरे बाजार में उछाल आएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी। यद्यपि अभी जितने भी राज्य सरकारें हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि इसमें मोदी जी के नेतृत्व के लोगों में अब आशा जगी है, इसको लेकर के आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के दिन अच्छे होंगे। इसलिए जो शेयर मार्केट में लोग पैसा शेयर करते हैं, और आप लोग सुबह से शाम तक जो देश का नंबर 1 जो बिजनेस चैनल जी न्यूज, जी बिजनेस दिखाता है, वो लोग अब उनके लिए चिंता कम हो जाएगी। स्टेट पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है और जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसका का पूरा आभा मंडल अलग होता है। मुझे तो ऐसा लगता है, जब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ईमानदार और देशभक्त लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो जब नरेंद्र मोदी भी देशभक्त और ईमानदार हैं तो अच्छे लोग मिल क्यों न जाएं। जब मैंने कहा ना, बुरे लोग देश को लूटने के लिए, बेचने के लिए एक हो सकते हैं, तो देश को बचाने के लिए अच्छे लोग एक क्यों नहीं।